नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। मिडिल ईस्ट में जंग का 31वां दिन, भीषण जंग अभी भी जारी है। जंग से जुड़े दोनों पक्ष एक दूसरे पर प्रचंड प्रहार कर रहे हैं, अमेरिका हो या इजराइल, और लगातार दोनों ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं ईरान पर। ईरान दहल रहा है तो ईरान भी लगातार अरब देशों को निशाना बना रहा है। ऊपरी तौर पर तो ये जंग अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में चल रही थी, लेकिन असल में ये जंग अरब और ईरान के बीच इस्लाम पर वर्चस्व की है। आखिर इसके पीछे असली कहानी क्या है, इसको लेकर पूरी चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे इसका हर एक पहलू। मिडिल ईस्ट अब शिया और सुन्नी की टकराहट कोई नई बात नहीं है। ईरान इराक युद्ध हो, सीरिया हो का युद्ध हो, यमन और लेबनान की बात हो, हर जगह पर शिया और सुन्नी सालों से एक दूसरे की खून के प्यासे एक तरह से बने हुए हैं। दरअसल शिया सुन्नी की जो अदावत है वो 1400 साल पुरानी है और इसकी शुरुआत हुई थी पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी को लेकर। एक तरफ सुन्नी अबू बकर को खलीफा बनाना चाहते थे, तो दूसरी तरफ शिया हजरत मोहम्मद के दामाद को खलीफा बनाना चाहते थे। लेकिन इसके बाद जो मतभेद शुरू हुआ वो 780 ईस्वी की करबला की जंग के बाद में और बढ़ता चला गया। इस जंग में पैगंबर मोहम्मद के नाती इमाम हुसैन शहीद हुए और उसके बाद में शिया सुन्नी के बीच में जो अदावत शुरू हुई वो 1400 साल बाद भी यथावत है। इसमें कोई बदलाव नजर नहीं आता। सदियां बीत गईं, अलग अलग साल बीत गए, लेकिन ये नाराजगी, ये अदावत, ये टकरार आज भी वैसे ही बरकरार है। फिलहाल अरब और ईरान के वर्चस्व की जंग में मिडिल ईस्ट जल रहा है। असल में सऊदी अरब खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा रहबर मानता है। समझिएगा, सऊदी अरब खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा रहबर मानता है और मिडिल ईस्ट के अधिकांश सुन्नी देश सऊदी अरब के नेतृत्व में ही अभी तक काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा इस्लाम का जो सबसे पवित्र स्थान है मक्का, वो भी सऊदी में ही स्थित है, जिस पर ईरान समय समय पर अपना दावा करता रहा है और वर्चस्व की इसी जंग ने इलाके में तबाही मचा रखी है। अब अरब देशों को ईरान से परेशानी क्यों है, ये भी जरा समझ लीजिए। ईरान दरअसल शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा देश है। ईरान की जो 90% आबादी है वो शिया मुसलमानों की है। अरब देशों का आरोप है कि अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ईरान पूरे इलाके में प्रॉक्सी वॉर चला रहा है, कई देशों में आतंकी संगठन बना रखे हैं। वहीं ईरान का बढ़ते प्रभाव से सऊदी अरब और यूएई को खतरा भी महसूस होता है। इसके अलावा ईरान के परमाणु कार्यक्रम से भी अरब देशों में खासी चिंता है। सबसे महत्वपूर्ण और ये बात हो जाती है कि आखिर ये जो पूरा टकराव है वो लगातार बढ़ता रहा, कभी खत्म नहीं हुआ। हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईरान से अरब को परेशानी क्या है। जिस तरह के हालात हैं और अभी फिलहाल ये टकराहट, ये अदावत रुकती हुई तो नजर नहीं आती। अब ऐसे में बड़े सवाल हैं, अरब वर्सेस ईरान में इस्लाम पर सांस्कृतिक वर्चस्व की क्या ये लड़ाई है? ईरान के खिलाफ बार बार अमेरिका को आगे आखिर क्यों अरब वर्ल्ड कर देता है? मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बढ़ता प्रभाव क्या ईरान के लिए बड़ा खतरा है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट प्रोफेसर ए.के. पाशा, मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड कर्नल एस.के. मालिक कनेक्ट हो रहे हैं। अरब मामलों के जानकार निपुण आलम बायन जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। ईरान मामलों के जानकार मोहम्मद हुसैन सूरतवाल कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं इस पूरी चर्चा में। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत मोहम्मद हुसैन सूरतवाल जी आपसे करना चाह रही हूँ। मुझे इस बात को जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि अरब हो या ईरान हो, दोनों ही देश अलग अलग ग्रुप में अभी तक स्थापित रखे हैं, आगे बढ़ते रखे हैं, और शिया और या सुन्नी ये अलग अलग तस्वीर को भले बनाते हो लेकिन हैं मुसलमान ही। तो आखिर ये क्यों ये 14 साल पुरानी अदावत 21वीं सदी में भी खूनी रंजिश लिए बैठी है, वजह क्या है? सूरतवाल जी अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आदाब अर्ज़ करता हूँ तमाम दर्शकों की खिदमत में और ख़ास तौर पे यहाँ मौजूद पैनलिस्ट को भी। ये 1400 साल से शिया और सुन्नी दो सेक्ट हैं कि जो इस्लाम के अंदर बनकर चले आ रहे हैं। लेकिन मुझे आज के ज़माने में जिस तरह के अभी हालात हैं और ख़ास तौर पे ये वेस्ट एशिया की जंग के अंदर मुझे लगता है कि पिछले 1400 साल में जितना यूनिटी और जितना एक जहती
ये लोगों में इस वक्त दिखाई दे रही है, ख़ास तौर पे तमाम जगह के मुसलमानों में, चाहे वो सऊदी के हों, कतर के हों, बहरीन के हों, उम्मान के हों, या और दूसरी जगह के तमाम मुसलमानों में, और दूसरी मुल्कों के अंदर जिनका भी आप नाम अभी सोच सकती हैं जहां मुसलमानों की बड़ी आबादी पाई जाती है। इस वक्त इनमें सबसे ज्यादा एकजहती और यूनिटी पाई जाती है एंटी अमेरिका सेगमेंट को लेकर और एंटी इसराइल को लेकर। इनमें हिस्टोरिकली और इनमें जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपने दुश्मन और फिर जालिम के मुकाबले में खड़े होने में आज पिछले 1400 साल में शायद इतनी अच्छी यूनिटी इनके दरमियान कभी नहीं थी जितनी आज पाई जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो समझना होगा कि वेस्ट एशिया की कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी हैं कि जिनका वेंटिलेटर का काम अमेरिका अंजाम देता है, और जाहिर सी बात है कि अमेरिका जब जाहिरी तौर पर ईरान के साथ टक्कर में है और ईरान उससे लड़ाई कर रहा है, तो वो लोग के जिनके लिए वेंटिलेटर अमेरिका बना हुआ है और जिनकी तानाशाही या जिनकी डिक्टेटरशिप अमेरिका के बेस पर चलती है या उसके बलबूते पर, तो वो हुकूमत के कुछ लोग, वो मुमकिन है कि इस तरह की चीज़ों को इंटरटेन करें और इस तरह की मुखालिफत। लेकिन तमाम दुनिया के मुसलमान इस वक्त अमेरिका और इसराइल को लेकर और उनकी दुश्मनी को लेकर और उनसे मुकाबले को लेकर एक मत हैं, इनमें किसी तरह से इख्तिलाफ नहीं पाया जाता है। लेकिन सूरतवाल जी, आपने जो बातें कही वो सारे लिहाज से ठीक है, लेकिन 21वीं सदी में भी जहां पर दुनिया आगे बढ़ने की बात करता है, अरब देश अभी भी काफ़ी समृद्ध हैं, मजबूत हैं, इसमें कोई शक नहीं, आर्थिक रूप से भी, इंडिपेंडेंट वे में भी, और बाकी अन्य देशों के भी साथ में उनके संबंध बड़े अच्छे खास तौर से रखे हैं। लेकिन ईरान बड़ा अलग थलग है, और पूरी दुनिया में भी अगर शिया मुसलमानों की बात करें तो संख्या काफ़ी ज़्यादा है, चाहे बात एशिया की हो, पश्चिम हिस्से की हो, या फिर यूरोप के अलग हिस्से की हो। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच में भी ईरान सबसे अलग थलग और सबके टारगेट पर क्यों है? जी, इसकी सबसे बड़ी वजह मैंने जिक्र किया कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान जो फिलिस्तीन की हिमायत करता है, जिसकी वजह से उसका इसराइल से डायरेक्ट टकराव है। 1979 में जिस वक्त ईरान में इनकलाब आता है, तो उस इनकलाब का सबसे पहला जो नारा था वो ये था कि इसराइल की एम्बेसी को बंद करो। उन्होंने जो सबसे पहला काम किया, और उसकी जगह पे फिलिस्तीन की अथॉरिटी को वो ऑफिस दे दिया गया था एज अ ऑफिस, जिसकी वजह से इसराइल से इनका टकराव होता है। और जब इसराइल से टक्कर है तो अमेरिका से भी टक्कर है। और उस वक्त से लेकर अब तक के अगर हम लोग ये देखें कि कौन मजबूत है, और मजबूत होने के मेयार की तरफ अगर हम जाते हैं, तो ईरान सैंक्शंस लगने के बावजूद आज ठीक है, ठीक है, सैंक्शंस के बावजूद, अलग थलग होने के बावजूद इसराइल को मार रहा है। लेकिन ये कंट्रीज का वेंटिलेटर अमेरिका है, और ये कंट्रीज के जो आका हैं, इस कंट्रीज के जो अथॉरिटीज हैं, वो सब अमेरिका के बलबूते पर हैं। इनके पास जाहिरी तौर पे पेट्रोल का पैसा है, लेकिन टेक्नोलॉजी और मजबूती के एतबार से दूसरी चीजें नहीं है। ठीक है, ठीक है। देखिए, सूरतवाल जी ने खासतौर से ईरान का जो पक्ष है या फिर शिया समुदाय का जो पक्ष है वो बखूबी तरीके से बताया। लेकिन निपुण आलम बहन जी, चूंकि आज आप अरब एक्सपर्ट के तौर पर कनेक्टेड हैं, मुझे जरा ये बताइएगा, ये जो अदावत है, क्या ये सिर्फ वही है जो नजर आती है, और खासतौर से सूरतवाल जी ने जो बात कही सिर्फ इसी के इर्द गिर्द है, या जिस रूप में हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट की इस जंग में उसी अदावत का ही एक तरह से बदला लिया जा रहा है? भले इजराइल ने हमला किया, लेकिन ईरान ने लगे हाथ बाकी तमाम देशों पर भी, चाहे कुवैत हो, यूएई हो, सऊदी हो, सब पर हमले बोलकर ये पुरानी अदावत को एक बार फिर से जीवंत कर दिया। हाँ, देखिए नैना जी, अभी जो मुझसे पूर्ववर्ती बोल रहे थे, मैं उनकी काफी बातों से सहमत हूँ। लेकिन मैं हमेशा एक बात को बोलता आया हूँ कि बहुत आप नजदीकी से जाके इस पूरे अरब वर्ल्ड को देखेंगे, तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ मैटर होता है, हम सब जगह देखते हैं, सुनते आए हैं कि राजनीति जो है वो धर्म या इस प्रकार के जो विभेद होते हैं, इनको यूज करती है अपने अपने फायदे के अकॉर्डिंग। तो यही काम अरब वर्ल्ड में और ईरान के अंदर भी होता है। हम बहुत पुरानी बात नहीं करते, अभी पेजेश्कियान की हम बात करते हैं, जो राष्ट्रपति हैं ईरान के। उनका कहना यह था कि अगर जमीन का यूज करना बंद कर दे अमेरिका इन सभी अरब कंट्रीज का, तो ईरान के हमले अरब कंट्रीज पर होने बंद हो जाएंगे। जैसे ही उन्होंने कहा, तो रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर आते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम हमले करते रहेंगे क्योंकि ये लड़ाई जो है बहुत पुरानी है। अब देखिए, पेजेश्कियान जो है एक जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुने हुए नेता हैं, वो तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन जो कट्टरपंथी ग्रुप ईरान के अंदर हैं,
वो कहते कि नहीं, ये लड़ाई सदियों की है जो हम चलाते रहेंगे। पेजेश्कियान को भी अपनी बात को वापस लेना पड़ा कि नहीं, इस प्रकार की चीजें मुझसे मैंने अलग तरीके से कही थी, ये बयान उनका आया। ये बात सही है कि शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट एक सदियों पुराना है, आज का नहीं है। लेकिन शिया सुन्नी के कॉन्फ्लिक्ट को समय समय पर अपने अपने अकॉर्डिंग कैश कराया गया है। और अगर शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा होता तो 2023 में आप देखिए कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में चीन समझौता कराता है। हालांकि उस समझौते से सऊदी अरेबिया को मुझे लगता नहीं कि कोई मतलब है। एक पुराना कॉन्फ्लिक्ट था, वो ठीक है, लेकिन आज जो बड़ा मामला था वो ये था वर्चस्व का। ईरान चाहता था कि पूरा इस्लामिक वर्ल्ड में उसका वर्चस्व हो और इस्लामिक लीडर के रूप में ईरान को सहमति मिले पूरी दुनिया की, और माना जाए कि ईरान जो है इस्लामिक जो पूरा वर्ल्ड है उसका लंबरदार या झंडादार है। सऊदी अरेबिया पैसे में भी है, पैसे के अलावा वेस्ट ब्लॉक के साथ उसके रिलेशन भी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सऊदी अरेबिया के पास में मक्का मदीना की जो एक हिस्टोरिकल विरासत है वो उसको एज देती है। प्लेयर और भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। कतर भी कई बार आप देखेंगे, आपने कतर पर गौर किया हो, कतर के पास में पैसा है लेकिन छोटा मुल्क है, तो कतर हमेशा एक अलग तरह की स्ट्रेटजी लेकर चला कि मैं वेस्ट और इस्लामिक कंट्रीज के बीच में एक मीडिएटर का रोल अदा करूंगा। आप देखिए जितने भी टॉक्स हुए हमेशा दोहा में हुए हैं, कोई भी आपका कॉन्फ्लिक्ट देखेगा आपको दोहा में बात होती दिखाई देगी, तो उसने हमेशा फिर आपको मीडिएटर की तरह लाया। आज जो हम देखेंगे, आज ठीक है वो शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन जिस प्रकार से मॉडरेट कर रहे थे लगातार, चाहे सऊदी हो, यूएई हो, सब देश हो, ये मॉडरेट होना भी जो वहां पर कट्टरपंथी हैं, चाहे वो आपके सुन्नी में हो या आपके शियाज में हो, दोनों को पसंद ये बात नहीं आ रही थी। और ईरान को भी पेजेश्कियान जैसे जो लीडर है, अगर आपको देखेंगे तो वो भी इस बात को मानते थे कि अगर हम रूढ़िवाद से लेकर चले तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। जिस प्रकार से अपने आप को मॉडरेट कर रहा है सऊदी, यूएई, कतर, उस तरह से हमको भी मॉडरेट करना होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह एक रही जो जनता को दिखाने के लिए हो सकती है, लेकिन मैं ये बात मानता हूं कि खामनेई को लेकर जो अब नहीं रहे, उनको लेकर कहीं ना कहीं शिया सुन्नी का अंतर काफी खत्म हुआ था। क्योंकि जिस प्रकार हमस या फिलिस्तीन के कोस पर खामनेई खुलकर सामने आए थे, उतना खुलकर इस्लाम में कोई वर्ल्ड का कोई भी लीडर नहीं आया। और हुआ ये कि चाहे सुन्नी कंट्रीज के जो लीडर हैं वो भले ही अमेरिका इजराइल के साथ खड़े रहे हो, लेकिन वहां की जो पब्लिक थी उनमें खामनेई का एक अच्छा खासा रुतबा था। उसी विरासत को लेकर चलने का प्रयास आज वहां पर जो अगली लीडरशिप है वो करने का प्रयास कर रही है, ताकि जो हमें वो इमोशंस मिले हैं, जो वो मिले हैं, वो सब हमको प्राप्त हो। और लेकिन एक सबसे इंटरेस्टिंग मुझे बात लगता आप है निपुण जी, ये बात तो इसमें बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वो खासतौर से अपने नेता के तौर पर तो आगे बढ़ते रहे, लेकिन नीतियों का वहां पर विरोध होता रहा। और यही वजह है कि बदलते वक्त के साथ साथ कई बार वो रूढ़िवादिता या जो एक रिजिडनेस है उसको शायद थोड़ी सी लीनियंट होना पड़ता है, और वो नहीं हुए तो उसी का ही एक वजह रही कि लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते रहे। लेकिन एसके मलिक सर, जिस तरह से अभी हमने ईरान का या अरब का दोनों का पक्ष एक तरह से समझा, कहा जाता है कि ये अदावत तो बहुत पुरानी है, 1400 साल पुरानी या उससे भी बहुत साल पुरानी हो सकती है, लेकिन इसका जो अभिशाप माना जाता है वो खासतौर से कहा जाए कि 1979 जरूर कहा जा सकता है। जंग का अभिशाप एक तरह से कहा जा सकता है, और वो टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा जाता है। सर, आपका ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। या आई एम सॉरी। सभी को मेरा प्रणाम। देखिए नैना जी, जितनी हमारी समझ कहती है, अगर हम इससे 1400 साल से भी पहले जाएं, जहां पे आज इजराइल है, वो तो यहूदी का 2800 बीसी से वहां इतिहास रिकॉर्डेड है, जो कि आज के समय में अवेलेबल है। तो जो समय समय पर ये सेक्ट धर्म उभर कर आए हैं, इनमें जो आपस में विरोधाभास रहा है, ये उस टाइम की, आज के नहीं, उस टाइम की लोकल समस्याओं को लेकर, लोकल आधिपत्य को लेकर, पानी के ऊपर कब्जों को लेकर, बीच में फिर रोमन साम्राज्य आ गया। ये तो लंबी कहानी चली है। बीच बीच में एम्पायर डेमोलिश होते रहे, नए एम्पायर उन पर कब्जा करते रहे। अभी होता क्या है नैना जी, आप भी जानेगी कि वह अपने एजेंडा को चलाने का, दूसरे देश को नीचा करने का, या किसी एरिया को
नीचा करने का धर्म एक टूल बनाया गया हमेशा से। yes. और कई बार क्या होता है, कुछ धर्म इस जमीन पर, इस धरती पर कुछ धर्म ऐसे हैं कि जो थोड़े मॉडरेट है और जिनके यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ का ज्यादापन भी है। और कुछ धर्म ऐसे हैं कि जिनके अंदर रिजिडनेस इतनी ज्यादा है कि आप अगर डेविएट होंगे तो आपकी, देखा जाए, वो उसको अच्छे से ना तो लिया जाता और ना इसको सहन किया जाता। यही बात मैं अगर थोड़े से अलग रूप में एक्सटेंड कर दूं शिया सुन्नी में देखिए, मुझे इतनी इसके बारे में बहुत ज्यादा पैठ नहीं है, ना जानकारी है, हमारे यहाँ पे विशेषज्ञ बैठे हैं, पर मैं इतना बता दूं, शिया और सुन्नी का जो ये दरार है इस्लाम के अंदर, इसको भी यूज किया है मुझे लगता है सर, ये जो यूज पहले काफी लंबे वक्त से किया गया और उसी को ही हथियार अभी भी बनाया गया। मैं करने सर आपका दोबारा रुक कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ए के पाशा जी का रुख करना चाह रही हूँ। ए के पाशा जी, खासतौर से मिडिल ईस्ट की जो फिलहाल मौजूदा हालात नजर आते हैं, ये क्या सिर्फ ये कहा जाए कि धर्म के तौर पर ही नजर आते हैं या फिर शक्ति की एक असली लड़ाई है? जैसा कि अभी आपने एस के मालिक को भी सुना, कह रहे धर्म हमेशा से एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। ये दोनों की अदावत किस तरह की रही है सर? जी धन्यवाद, और सभी पैनलिस्ट को मेरा सलाम। देखिए, ये जो शिया सुन्नी का जो आप मसला उठाए हैं जी, ये हिस्टोरिकल पुराना है, लेकिन जिस तरीके से ईरान अपना असर और रसूख दूसरे देशों में फैलाया है, चाहे वो सुन्नी हो या दूसरे, क्योंकि सभी के साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। सऊदी अरेबिया जो अपने आप को इस्लामिक लीडर समझता है, या टर्की, उनके साथ सब अच्छे संबंध हैं और लीडर्स वहाँ से ईरान आते हैं, ईरान के लीडर्स बाकायदा बातचीत करते रहे हैं, और इसमें कोई तनाव नहीं था। तनाव उस समय बढ़ा जब इजराइल इनको इस्तेमाल करने लगा, जैसे अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद यूएई में उनका अड्डा बनाए और फाइनेंशियल हब बनाए, या बहराइन में अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद डिप्लोमेटिक रिलेशन जो बनाए, तो वो खलीफा हुकूमत वहाँ कई सदियों से जो शिया हैं उनको ज़बरदस्ती कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अपना हुकूक मांग रहे हैं। यही हाल पूरे खाड़ी के देशों में है। तो ये अमेरिका और इजराइल दोनों मिलके जो है ये खाड़ी के देशों को उकसा के कि ईरान आपका दुश्मन है, तो न्यूक्लियर हथियार पाना चाहता है और अपनी फोर्स बढ़ाया है, और वो अपने साथियों को हिजबुल्लाह हो या हूती हो या पहले बशार अल असद को या इराक में सपोर्ट करके आप पे हमला करना चाहता है, आपको वो सबसे बड़ा खतरा है बोल के ये नैरेटिव जो है कई सालों से चल रहा है। असल में प्रॉब्लम ईरान का क्या है बोले तो रेजिम चेंज एजेंडा ये दोनों देशों का है। 79 से जब से इस्लामिक हुकूमत आई ईरान में, अमेरिका का दबदबा खत्म हो गया, इजराइल का दबदबा खत्म हो गया। ये नई हुकूमत अल खुद्स के ऊपर हर साल मनाती है, अब फलस्तीनियों को सपोर्ट करती है, और अमेरिका अपना तेल और स्ट्रेटेजिक बेस उसका खत्म हो गया, तो उसको वापस लेना चाहते हैं। उन्होंने इराक वार 8 साल चलाई, उसके बाद हर तरीके से हमले किए वहाँ के ईरान के लीडरशिप को खत्म करने की, एक बात कोशिश करके सफल भी रहे। तो उसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम बोल के सैंक्शंस लगाए, और इतने कड़े सैंक्शंस, इसके बावजूद भी ईरान जो है इनके ट्रम्प के फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओबामा के दौरान JCPOA साइन किया, उसको भी ट्रम्प ने उसको एब्रोगेट कर दिया, नेगोशिएशन के बाद खत्म हो गई। तो उसके बाद जो है पिछले साल भी जून में ईरान बातचीत कर रहा था, उसके बाद हमला हो गया। ये फरवरी में बातचीत चल रही थी ओमान के जरिए, उसके बाद भी हमला कर दिए। अब दोबारा ईरान को पता चल गया कि जब भी बातचीत अमेरिका करता है, इजराइल के साथ करता है, तो जब ट्रम्प कहते हैं कि बातचीत में ईरान ने 15 में से इतने ज्यादा पॉइंट्स एक्सेप्ट कर लिया, तो ईरान को पता है कि ईरान के ऊपर हमले की जो है तैयारी हो रही है। जब हमला हुआ तो सबसे खास बात तो ये रही कि इस हमले के लिए खुद इजराइल ने या सऊदी अरब ने एक तरह से प्रोवोक किया कि हमला कर दो, मौका बिल्कुल सही है। ये जो पुरानी अदावत है, क्या इस जंग के माध्यम से ईरान को टारगेट करके खत्म करने की एक तरह से रही है? क्या खत्म होगी भी अदावत या नहीं होगी?
नहीं, ये खत्म नहीं होगी। ये सऊदी अरेबिया का जो जिक्र कर रहे हैं, ये सब इजरायली अमेरिकन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि उन्होंने उकसाया है और सांप की नाक काटना है, मुंडी काटना है बोल के। ये सब अमेरिकन इजरायली प्रोपेगेंडा है। जैसा कि मैंने कहा, इन देशों को वो अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं और उनका पेट्रो डॉलर जो है अमेरिका में रिसाइकल करवाना चाहते हैं और इन देशों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। देखिए, सऊदी अरब पिछले 45 सालों में 1.5 ट्रिलियन से ज्यादा हथियार खरीदा है, तो क्या वो लड़ नहीं सकता इन हथियारों से? यूएई अरबों डॉलर हथियार लिया है। कहाँ गए ये सब? कुवैत, बहरीन, कतार, सब अब पूरे उनके वहाँ अड्डे क्यों चाहिए था अगर इतने हथियार खरीदे हैं? तो ये सब जो है सिर्फ अग्रीमेंट्स में होता है, ये धोखा होता है। दोनों कमीशन खाते हैं, अपनी जेबों में डालते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं कि हमने इतने हथियार खरीदे, लेकिन असल में जो है ये अपने दबदबे में रखना चाहते हैं और उनका पेट्रोल डॉलर और तेल खींच के अमेरिका की इकोनॉमी। तो इसीलिए तो ट्रम्प डरा हुआ है कि अगर ईरान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इन गल्फ देशों की इकोनॉमी पे अफेक्ट करता है, तेल और गैस पे, तो उसका जो इकोनॉमिक पावर, डॉलर का पावर, सुपर पावर स्टेटस सब धीरे धीरे क्वेश्चन में आएगा, खत्म होने वाला है। तो इसलिए ईरान पे मुंह तोड़ जवाब करना चाहते हैं और मैसेज देना चाहते हैं रशिया और चीन को भी कि अगर आप इसकी मदद करेंगे या आगे आएंगे, आपको दूसरा निशाना होगा। और असल में जैसे ट्रम्प ने कहा कि मुझे तेल चाहिए, उनका असल मकसद जो है रेजिम चेंज नहीं है अब या न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है, वो तेल के पीछे पड़ा है। हालांकि उनके हाथ 13.5 मिलियन बैरल 24 घंटों में पैदा होता है, या वेनेजुएला का ऑयल भी है। तो ये भी ऑयल हासिल करके ईरान का 31% दुनिया का वो लेके कंट्रोल करना चाहते हैं चीन को, उनका जो असल मकसद है। तो पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर जो है ईरान चैलेंज कर रहा है और अपने बलबूते पे चैलेंज करके अब तक कामयाब है। और अगर अमेरिका या इजराइल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करते हैं तो वो भी न्यूक्लियर वेपन जाएगा, क्योंकि अली खामनेई का फतवा खत्म हो जाएगा। दरअसल इसी बात को लेकर है, और अमेरिका डर या अमेरिका का डर हो या अरब कंट्रीज का डर हो कि ईरान की जिस तरह से बड़ी तैयारियां नजर आई हैं, खासतौर से न्यूक्लियर वॉर को लेकर या न्यूक्लियर अटैक को लेकर, और यही बात अब ईरान ने एक तरह से बड़ी उस पर मुहर भी लगाती है। मैं निपुण जी का इस पर एक 30 सेकेंड्स का रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। निपुण जी, जिस तरह से यहाँ पर पाशा जी ने बात कही कि क्या उसके समाधान नजर भी नहीं आएंगे? अमेरिका की पर्सन है क्या इसमें युद्ध का? नहीं, देखिए, अमेरिका इसमें बिल्कुल सही बात है पाशा जी की। पाशा जी का कहना है कि अमेरिकन को कंट्रोल करना चाहता है, इसमें नो डाउट। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या, जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को लेकर अमेरिका का अपना एक अट्रैक्शन है। लेकिन उसके अलावा देखेंगे कि जो एक रूट्स है, यानी कि जो एशिया और वेस्ट एशिया को लिंक करता है, उस रूट को लेकर भी अमेरिका का अट्रैक्शन है। जैसे ही अब्राहम अकॉर्ड होना शुरू होता है, तो अब्राहम अकॉर्ड के द्वारा अमेरिका यही कोशिश करता है कि इन सब देशों को इजराइल के साथ जोड़कर और लामबंद कर दिया जाए, ताकि हम आगे और एक्शन लें। लेकिन होता यह है कि यहाँ पर ग्लोबल पावर का भी अपना इंटरेस्ट जुड़ जाता है, जिसमें चीन और रशिया जैसे देश भी शामिल हैं। चीन, रशिया नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से फुल्ली कंट्रोल यहाँ पर अमेरिका का हो जाए, और यही वजह है। क्योंकि आप देखिए, अगर ईरान कंट्रोल हो जाता है तो इसका मतलब कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जहां से चीन और रशिया की एंट्री हो सके पूरे वेस्ट एशिया के अंदर। तो केवल एक पक्ष नहीं, इसमें बहुत सारे डायमेंशन, ग्लोबल पावर, रीजनल पावर और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, वो सब इन्वॉल्व होने के साथ में एक ऊर्जा कूटनीति को हम कह सकते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगी। जी नैना जी। ठीक है, ठीक है। देखिए, यही तो एक पुरानी अदावत है जो लगातार विवाद का एक बड़ा घर भी रखी है। हालांकि अरब वर्सेस ईरान की एक अलग तस्वीर तो है, लेकिन मैं अजिताभ जी का जल्दी से रुख करना चाह रही हूँ। अजिताभ जी, ऐसा लगता है कि जो 1400 साल पुरानी जो अदावत थी, उसको जिंदा करके रखा है अमेरिका ने, स्पेशली 1979 के बाद से। जो जंग के हालात हैं, उसको क्रिएट करने वाला अमेरिका बड़े स्तर पर नजर आता है, और अभी भी उस आग में घी का काम लगातार अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। धन्यवाद नैना जी। मैं अपने रेस्पेक्टिव जो हमारे पैनलिस्ट हैं सबका अभिवादन करता हूं। मेरा थोड़ा सा, मैं समकालीन पे जो अभी कंटेम्प्रेरी चल रहा है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करूंगा, और वहाँ पे
एक 3M का कंसेप्ट है कि माइंड, मसल और मनी, ये 3 फैक्टर मुझे लगता है ज्यादा, खास करके जो अभी का दौर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, और खास करके 1970s के बाद से, जब से पेट्रो डॉलर की वैल्यू बढ़ी है, उस संदर्भ में मुझे लगता है कि माइंड पीछे चला गया है। मैं अरब देशों की बात कर रहा हूं, खास करके जो गल्फ अरब के देश हैं और ईरान, इनकी बात कर रहा हूं। यहाँ पे माइंड थोड़ा सा पीछे चला गया है और मसल और मनी का बोलबाला ज्यादा हो गया है, और वो आपस में कंपीटिंग पावर्स जो ये हैं आपस में उलझते रह गए उसी की वजह से, और उसका फायदा अमेरिका ने उठाया है। मेरे हिसाब से दिक्कत यहाँ पे है कि गोल पोस्ट हमेशा चेंज होते रहे। अगर आप देखिए अमेरिका को बुलाया किसने, अमेरिका को इन गल्फ अरब के और देशों ने ही उसको मौका दिया अपने यहाँ बेस खोलने का। क्योंकि एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, एक वाकया हुआ था जब कतर को जो वहां के क्वार्टरेट थे उसमें बेसिकली सऊदी, इजिप्ट, बहरीन और यूएई, इन चारों ने कतर का ब्लॉकेट किया था 2016 से 2021 के बीच में। मैं उस एरिया में उस समय रहता था, मैं उसका विटनेस हूं, और उसमें सिया सुन्नी की कोई बात नहीं थी। कतर एक बहुत छोटा सा देश, बट बहुत ही पर कैपिटा उनकी इनकम अगर देखी जाए तो वर्ल्ड में मुझे लगता है दूसरे या तीसरे नंबर पे थी। अभी थोड़ा सा प्लस माइनस हुआ होगा। तो ये इनके आपस में अंतर विरोध इतने हैं, मुझे लगता है टोपी की लड़ाई, पगड़ी की लड़ाई ज्यादा है बनिस्बत की यहाँ पे वो सिया सुन्नी का, मेरे हिसाब से। तो इस द्वंद्व में ये सारे पिसते जा रहे हैं। वहां पे सिया की अगर बात की जाए तो बहरीन को छोड़ के गल्फ अरब देशों में और किसी के पास वो डोमिनेंस नहीं है। सिया बहरीन में ज्यादा है, कतर, सऊदी वगैरह में कंपैरेटिवली कम है। तो बेसिकली डोमिनेंस की लड़ाई है, और उसकी वजह से अमेरिका को यहाँ मौका मिला और उस मौके को उसने गवारा नहीं समझा। उसके अलावा जो उसको ऑयल एंड गैस की, पेट्रो की जरूरत तो सबको थी, डेवलपमेंट के लिए वो नेसेसिटी है, और थैंकफुली अरब देशों के पास चूंकि वो विरासत में मिली और उनके पास अकूत मिला, अमेरिका की उनको जरूरत रही, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना तो ऑयल निकालना मुश्किल था। अमेरिका अपना दबदबा बढ़ाता गया, इनको डॉलर का यूज कीजिए और तेल के नाम पे सिक्योरिटी देंगे, इस तरह से ये सारी चीजें आगे बढ़ी हैं। और उसका परिणाम आज ये है कि डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की है, अमेरिका एक व्यापारी की तरह इनको जो कहते हैं ना चेस का गेम, अलग अलग मोहरे की तरह यूज करता है और अपना फायदा उठा रहा है। लेकिन सर इतने सालों में भी कुछ बदलाव क्यों नहीं आया? क्योंकि कई रिजीम बदल गए, कई नेता बदल गए, कई उनके रहनुमा बदल गए, हालात ना बदले। जो हालात तब थे वो आज भी वैसे ही हैं, और जैसा पाशा जी ने कहा हालात बदलने के भी आसार नहीं है। बिल्कुल, हालात बदलने के आसार इसलिए नहीं है कि उनके एम्बिशन बढ़ते गए। जो न्यू जनरेशन आई है, चाहे वो MBZ हो या जो UAE के शासक हैं हमारे, इन सबों के अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, और इन सब का हर कोई चाहता है। आप आज देख लीजिए, ब्रिटेन का एग्जांपल लीजिए, ब्रिटेन में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अरब देशों का लगा हुआ है, चाहे उनके फुटबॉल के क्लब्स हो, उनके यू नेम इट, जितने बड़े बड़े स्पोर्ट्स के हैं या और भी मॉल्स हैं, जैसे हैरोड्स की बात की जाए अगर इंग्लैंड में, ओन्ड बाई कतर, बड़े बड़े फुटबॉल क्लब्स जो हैं पूरी दुनिया के, आप देखिए रोनाल्डो आके सऊदी अरब में रह रहा है। तो ये सारी चीजें अब बहुत चेंज हुई है। जो नए लीडर्स आए हैं उनकी सोच अलग है, उनके पास अकूत पैसा है, ये वीकेंड में ये जाते हैं अमेरिका और इंग्लैंड में जाके शॉपिंग करते हैं। तो इनके लिए धर्म से ज्यादा अपनी कुर्सी बचाना, और आप देखिए ऑरेंज रिवॉल्यूशन भी इस एरिया में अरब में हुआ था, उस समय भी इनको जो यहाँ के जो राजशाही है उनपे खतरा था, उसको इन्होंने कंट्रोल किया, और उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा सपोर्ट, यूरोप का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। ठीक है। अब लेकिन अब मैं SK मलिक जी इस बात को जरा समझाइएगा। माफी के साथ मैंने आपको पहले रोक दिया था, आप उस बात को भी पूरा कीजिएगा। लेकिन इस पूरे मिडिल ईस्ट के तनाव में 3 ध्रुव हैं। एक हो जाता है अरब देश, दूसरा हो जाता है इजराइल, तीसरा हो जाता है ईरान।
और तीनों की ही चाहे बात जाति हो, धर्म हो, ये प्रायोरिटीज हो, वो बहुत ज़्यादा डिफर है, लेकिन एक बात कॉमन होती है, खासतौर से उनकी एक ये कहा जाए सभ्यता, जो जिसे एक तरह से वो मानने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अदावत बहुत पुरानी हो जाती है और यही धर्म उनके लिए एक तरह से बड़ा हथियार है। नैना जी देखिए, मैं इस बात को थोड़ा सा इस तरह से सिंप्लीफाई करना चाहूंगा कि जो ऑब्जेक्टिव हैं सभी कंट्रीज के वो हैं बड़े। उन ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए लोग धर्म का इस्तेमाल करते रहे हैं। जब जब इन्हें लगता है कि हम पिछड़ गए या इन्हें यूनाइट करने की जरूरत पड़ती है तो ये धर्म को आगे ले आते हैं। असलियत कहानी वही है जो भी वक्ता बता रहे थे या पाशा साहब बता रहे थे। सारी कहानी इकोनॉमिक्स की है, चौधरी बनने की है। लेकिन इस्लाम का चौगा ये तब पहनते हैं, इस्लामी होने के बावजूद ये सिया सुन्नी का खेल भी खेलते हैं। ये तब खेलते हैं जब ये इनको लगता है कि कोई फॉल्ट लाइन डेवलप हो गई है और उसको पाटना जरूरी है, लोगों को उस पर लाना जरूरी है। देखिए, आम जनता होती है, किसी चाहे ईरान हो या कोई और देश हो, आम जनता फॉलो करती है रिजीम को, वहां का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है, वहां के जो हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं, और या ये कह लीजिए उनको फॉलो करना उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि वो वहां पे उनको उस देश में रहना होता है नागरिक बनकर। धर्म का हमेशा से इस्तेमाल होता हुआ है। आप हिंदुस्तान का एग्जाम्पल ले, जब चंगेज खान ने आके सतलुज के किनारे पे रुक गए थे, वो भी तो धर्म के कहने इसमें आए थे। उसके बाद आए थे अपने जो दूसरे अटैकर्स आए थे, सबके सब धर्म के नाम पे लोगों को यूनाइट करते थे। और एक तरह से देखा जाए, जो आप वक्ता कह रहे थे, यस, फूट डालने की कोशिश करते थे। फूट डालना कोई अंग्रेजों ने नहीं सिखाया, अंग्रेजों ने उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से किया। फूट यूटिलाइजेशन अच्छे से कर लिया, उसका फायदा उठा लिया उन्होंने। जी जी, सारा खेल ये है कि देखिए, चलो मैं अरब इजराइल पे यहाँ पे फोकस हो जाता हूँ। आप जा सारा खेल ये है कि चूंकि 79 के बाद से 79 के पहले से जो इजराइल का टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्ट ईरान के अंदर बहुत था, उनकी इकोनॉमिकली उनके बहुत आदान प्रदान थे, बहुत योगदान था। 79 में जो रिजीम चेंज हुआ, रिजीम का मतलब है मेंटेलिटी चेंज हुई, पॉलिसी चेंज हुई। जो पॉलिसी चेंज हुई, उन्होंने इजराइल को टारगेट बनाया धर्म के आधार पर, यहूदी होने के आधार पे, क्योंकि इस आधार पे वो बाकी मुस्लिम कंट्रीज को भी उस माला के अंदर ला सकते थे, माला के अंदर पिरो सकते थे, और पिरोया भी। सच पूछिए तो फिलिस्तीन की चिंता तो किसी को है नहीं। जो सब बोलते हैं कि फिलिस्तीन फिलिस्तीन, हमारा मुल्क है पाकिस्तान देख लो, 25-30 हजार जाके वहां पर मुसलमानों को मार के आ गया। जब जिया उल हक यहाँ के ब्रिगेड कमांडर हुआ करते थे और उनके नेतृत्व में सेना गई थी वहां पर इजराइल के एरिया में, तो उन्होंने फिलिस्तीन को मार दिया। आज तक कोई उनको 2 आदमी को रखने के लिए तैयार नहीं है, और पूरे दुनिया में फिलिस्तीन का नाम लेके उनको आगे करके, उनको ढाल बना के और उनका हथियार बना के, और उसके देखा जाए उसकी पूरी रोटियां खा रहा है पूरा जगत। सारी कहानी तेल, एनर्जी रिसोर्सेज, चौधराहट की है। चौधराहट जहां मुस्लिम उम्मा के अंदर आती है, टर्की चुपचाप इसलिए बैठा रहता है कि ऑल्दो ऑटोमन एम्पायर। लेकिन मलिक सर, ये जो चौधराहट या ये जो पूरा रिजीम की बात है, हमने देखा खासतौर से मिडिल ईस्ट में जो तनाव और लड़ाई वो प्रॉक्सीज के बीच में ज्यादा चल रही होती है। दोनों आपस में कभी बहुत आमने सामने की लड़ाई में नहीं रहे। ईरान ने उन प्रॉक्सीज को क्रिएट किया और उसके माध्यम से जमकर तबाही मचाई। वंडरफुल नैना जी, वंडरफुल। देखिए, ये कहानी भी फिलिस्तीन के एरिया से शुरू हुई है। जो प्रोक्सीज का जो जनरेशन है, प्रोक्सीज को पैदा करो, प्रोक्सीज को हवा पानी दीजिए, खाद डालिए, पैसा दीजिए, तो आप इससे तो सुंदर कोई बात नहीं हो सकती। आपकी लड़ाई, आपके ऑब्जेक्टिव, आपके जो कहने का मतलब जो आप चाह रहे हैं, उसको कोई और पूरा कर रहा है, और आप सिर्फ बैठे हो। और कभी कभी इंटरनेशनल फोरम पे जब आपको हाथ छाड़ने का मौका मिलता है, आप जानते तो जी वो तो आतंकवादी कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे। देखिए, हाँ, ये जग जाहिर कार्ड आ जाता है जी, बिल्कुल आ जाता है, बिल्कुल विक्टिम खेलते हैं, और ये इनके ऑब्जेक्टिव को सूट करता है। कारण ये है, अपनी रेगुलर आर्मी को बचाइए, अपनी रेगुलर एयरफोर्स को बचाइए, नेवल एसेट्स को बचाइए, अपने पूरे कंट्री को बचा कर रखिए, ना ही वहां के आपके नागरिक इन्वॉल्व है डायरेक्टली। तो आपने क्या किया है, जो ग्रुप्स इन्वॉल्व किए हैं, ग्रुप्स के माध्यम से पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया पिछले 50 साल तक, अभी आप लगाम लगा के बैठे हैं। तो प्रॉब्लम यहां है कि क्योंकि ये जो प्रॉक्सीज होते हैं ना मैम, ये होते सुपारी किलर्स। इनको किसी से दया मोहब्बत नहीं है, ना ही ये किसी, इनको तो धर्म के नाम पे भड़का के आगे कर दिया जाता है। आपकी बात पे शायद सूरतवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात पे शायद वो सहमत नहीं है। सूरतवाल जी का मैं रिएक्शन लेना चाह रही हूँ मलिक जी की सवाल का। जी, मैं बिल्कुल एक पॉइंट कहना चाह रहा था। असल में मैं आपके सवाल और उस टर्मिनोलॉजी को जो यूज हो रही है प्रॉक्सी की, जब भी प्रॉक्सी का वर्ड यूज होता है तो प्रॉक्सी से मुराद लोग लेते हैं हमास को, हिजबुल्लाह को या हुसी को। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर हमास ग्रुप बना है
तो ये हमास बना है अपनी फिलिस्तीन की जमीन को आजाद करने के लिए, ना ईरान के इंटरेस्ट का डिफेंड करने के लिए। अगर हिजबुल्ला बना है 1979 और उससे पहले वहां पर अमल नाम की एक मूवमेंट थी, तो ये बना है अपनी जमीन को आजाद करने के लिए, लुबनान से इसराइल को खदेड़ने के लिए, जो 1985 में उसने कामयाबी के साथ इसराइल को खदेड़ा था। अगर यमन के अंदर हुसी है तो वो लोग अपने इंटरेस्ट के लिए वहां पर लड़ रहे हैं। अगर हम वेस्टर्न मीडिया को पढ़ेंगे और अमेरिकन इंपीरियलिस्टी या कैपिटलिस्ट वाली थिंकिंग के साथ देखेंगे तो हमें ये प्रॉक्सी लग रहे हैं, क्योंकि ईरान उन लोगों को जो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, मजलूम होने की वजह से ईरान उनकी मदद करने का वादा करता है और उनकी मदद करता है और खुलकर मदद करता है। लेकिन ईरान की मदद की वजह से ये बने नहीं है। ईरान की मदद ईरान इसलिए नहीं कर रहा है कि उसमें उसका इंटरेस्ट है, ईरान इसलिए उनकी मदद कर रहा है कि फिलिस्तीनी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी थी लेकिन ईरान लड़ रहा है, तो ये ईरान उनकी मदद कर रहा है। तो ये जो प्रॉक्सी का वर्ड यूज होता है, एक्चुअली मुझे लगता है कि ये इंसल्ट है हमास की, ये इंसल्ट है फिलिस्तीन के मूवमेंट की, जो 2 साल 7 अक्टूबर के बाद से और उसके बाद 1948 से और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से चल रहा है। हिजबुल्ला जो अपने हित की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी जमीन को आजाद करने के लिए लड़ रहा है, तो उसको हम प्रॉक्सी नहीं कह सकते, वो अपने मूवमेंट के लिए लड़ रहे हैं। जी नैना जी, अगर मैं ये अपने सूरतवाल भाई साहब इनकी बात को ठीक से समझता हूं। देखिए, इजराइल की कम्युनिटी को कभी नॉर्थ से आके लोगों ने यूरोप की तरफ से आके आया और खूब मारा और इजराइल और मिस्र की तरफ खूब धकेल दिया। जब मिस्र के लोगों को लगा कि ये लोग यहाँ पे शरणार्थी बन रहे, ये मैं बीसी की बात कर रहा हूँ और मैं जितना मेरा थोड़ा बहुत ज्ञान है, हाँ, उसमें सुधार कर दीजिएगा, आई विल बी मोस्ट वेलकम। तो इसमें वहां पे जब इस मिस्र के अंदर लोगों ने थ्रेटन फील किया, उन्होंने अत्याचार शुरू किए, उनको वहां से भगाया। तो देखिए, ये कहानी 2800 पहले का जो बीसी का रिकॉर्ड है, वहां से समझनी पड़ेगी। और रही बात ये कि मैं इस बात नहीं समझा कि आप हमास को खड़ा किया गया, ठीक है, फिलिस्तीन के कॉज के लिए, ओके, चलो यहां तक मैं मान लेता हूं। लेकिन हमास का ये कौन सा तरीका है कि जी मैं अपनी जमीन लूंगा, आपके बच्चों को मैं माइक्रोवेव के अंदर, तंदूर के अंदर भुन भुन के लूंगा? ये तरीका नहीं होता है। आप फिलिस्तीन के लोग इजराइल के अंदर वहां पे के इंडस्ट्री में भी इन्वॉल्व है, वहां के बैंकिंग सिस्टम में है, एजुकेशन सिस्टम में कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देखा जाए, मुझे आपत्ति इस बात से नहीं है, मुझे आपत्ति इस बात से है नैना जी कि धर्म का चूरण उनके अंदर इतना कर दिया था कि उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी जाती है। आज हुआ क्या कि पूरा पूरा गाजा का पट्टी का इतना विध्वंस हुआ है, मुझे दर्द होता है फील कर। लेकिन इसके लिए हमास जिम्मेदार है कि निर्दोष आदमियों को, निर्दोष जो वहां के फिलिस्तीनी रह रहे थे या वहां के लोकल लोग रह रहे थे, उनके घरों को बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो सिविल पॉपुलेशन में उनकी आड़ लेके वहां पे उन्होंने कंट्रोल रूम बनाए, वहां से फायर किए, वहां पे अपनी पूरी प्लानिंग की, वहां टैक्टिक्स बनाते थे, कॉन्फ्रेंसेज वहां पे चलती थी, पूरा पैसा आके वहां पे उनका डिसाइड होता, सारी रणनीति तैयार होती थी। तो मैं समझता हूं कि ये भी एक बहुत ही ये पूरे एरिया को इस तरह से विध्वंस की तरफ ले जाने के लिए एक तरीका रहा। और मैं हमास का, आज के हमास की फॉर्म में मैं कहीं समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि आतंकवादी का काम उसने किया है। अगर वो पॉलिटिकल विंग बनाकर अपनी बात लेके आता, इंटरनेशनल फोरम पे लेके आता, जो देश के जिम्मेदार देश है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज उनके सामने रखता और ये बताता, निश्चित रूप से ऐसा कोई भी नहीं था कि हमास की बात को ना सुनता। उन्होंने रास्ता सुना कि इस मैं बाकी सबका रिएक्शन लेती हूँ। सूरतवाल जी, जवाब दीजिएगा। आतंकी संगठन के तौर पर एक तरह से हमास को, हुती को, हिजबुल्लाह को देखा जाता है। मलिक जी, मैं आपके रिस्पेक्ट और एहतिराम के साथ में 2006 में हमास ऑफिशियली इलेक्शन जीतता है, वहां पर पॉलिटिकली इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, इस्माइल हनिया उनके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन जैसे ही हमास इलेक्शन जीतता है, उसके बाद इसराइल फिलिस्तीन के ऊपर हमला कर देता है। मैं आपको ये पॉइंट बताना चाहता हूं कि हमास प्रॉक्सी नहीं है, हिजबुल्लाह प्रॉक्सी नहीं है, ये वहां का लोकल मूवमेंट है जो वहां के इंटरेस्ट के लिए है। ये लोगों ने अपनी तरफ से पॉलिटिकल अपना आप को शरीक करने की पूरी कोशिश किया, इलेक्शन जीत कर आए, लेकिन इसराइल को चूंकि ये नतीजे कबूल नहीं थे, इसराइल ने उनके ऊपर हमला किया है। मैं ईरान के एक्स सुप्रीम लीडर शहीद सैयद अली खामेनेई का एक जुमला कहना चाहूंगा। वो कहते हैं कि फिलिस्तीन का समाधान यह है कि फिलिस्तीनी अपने बारे में फैसला करें कि उनके ऊपर हुकूमत कौन करेगा। उनसे पूछा गया फिलिस्तीनी यानी कौन, मुस्लिम्स का? नहीं, वहां के लोकल मुस्लिम्स, वहां के लोकल क्रिश्चियंस और वहां के लोकल जूस, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स मिलके एक रेफरेंडम हो जाए और वो जो वहां के नेटिव हैं वो लोग अपने लिए फैसला करें। जब रेफरेंडम की बात हुई उसके लिए भी तो कभी सहमति नहीं बनी ना। पाशा जी कुछ रिएक्ट कर रहे थे। पाशा जी। जी सर। जी धन्यवाद।
देखिए, मैं दोनों पैनलिस्ट मेरे साथी जो बोल रहे हैं, मलिक साहब और सूरतवाल मोहम्मद जी। हुसैन जी। सूरतवाल जी, देखिए मुझे लगता है कि ये एक साइड ऑफ द सिक्का है। इसमें कोई शक नहीं कि जो सूरत वाला बोल रहे हैं वो अंदरूनी मूवमेंट है हिजबुल्ला और इलेक्शंस जीते वगैरह वगैरह। लेकिन जिस तरीके से मिलिट्री कोऑपरेशन ट्रेनिंग ईरान ने दी है पिछले 40-45 सालों से, जब से 82 के बाद हिजबुल्ला बना, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जो भी मिलिट्री कैपेबिलिटी हिजबुल्ला की है, तो IRGC कमांडर्स कासिम सुलेमानी से लेके अभी तक वो लगातार देते आ रहे हैं और हथियार भी शायद सीरिया के जरिए पहुंचते थे और टेक्निकल हेल्प और ट्रेनिंग वगैरह जैसा PLO ने लेबनान में दिया ईरानी इस्लामिक हुकूमत को जो तख्ता पलटे 79 में, उसी तरह से जो पे बैक हो रहा है वो कर रहे हैं ईरान, क्योंकि वो समझते हैं कि जो उनका कॉज है फिलिस्तीन और खुद्स वगैरह, ये हिजबुल्ला सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे इंटरेस्ट में है इनको सपोर्ट करने के लिए। जो मलिक साहब बोल रहे हैं, देखिए अब पूरा पर्दाफाश हो गया। जो नेतन्याहू का प्लान था वो हमास को अलाउ करके अपनी फौज वहां से बॉर्डर एरिया से हटा लिए। पूरे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आए हैं और हमास को खुले हाथ दिया 2 दिन के लिए, जो भी करना है करें। और उसके बाद उन्होंने पूरा गाजा को तहस नहस कर दिया। उसके बाद लेबनान को, यमन को, सीरिया को, कतार को वगैरह सब हमला करके अब ईरान पे कर दिया, जो कि उनका असल मकसद था। तो हमास को इतना इंटेलिजेंस होने के बावजूद, इतनी बड़ी फौज होने के बाद, बॉर्डर एरिया से पूरे हथियार जो दिए थे सेटलर्स को वो भी ले लिए और अभी तक वो कमीशन के खिलाफ हैं। तो इस लिहाज से जो है, ये एक मैं पॉइंट आपको क्लैरिफाई करना चाहता। दूसरा बात, आप प्रोग्राम से शुरू से आप सुन्नी शिया का हर क्वेश्चन में सबको पूछ रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि दरार है और डिफरेंसेस हैं, लेकिन इस बार जो ईरान बताया है जज्बा लड़ने का, वो सुन्नियों में दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो सब अमेरिका के जेब में है, गोद में है और उनको सपोर्ट लेना चाहते हैं। जो शहादत का ये जज्बा है ईरानियन में है और मरने के लिए तैयार है। और आशुरा में, मुहर्रम में आप देखते हैं कि कितना खून बहाते हैं वो हजरत अली और इमाम और हुसैन के नाम पे। तो अब भी जो है, जो भी शहीद हुए हैं अभी तक, वो और लीडरशिप जो डिप्टी हैं उनके 3rd रैंक 4th रैंक वो बागडोर संभाल रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो जनता है, देखिए हमें खाड़ी के देशों में डिफरेंस देखना चाहिए। वहाँ के हुक्मरान जो है वो डिक्टेटर्स हैं, वो अपना मुल्क वो खुद बनाए बोल के बोलते हैं कि पूरा ऑयल लेकिन सर, बात तो यहीं पर आके और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है कि खासतौर से मिडिल ईस्ट यानी कि वो मध्य हिस्सा जो जरा सा डगमगाता है तो पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ता है। निपुण आलम भाई जी, यहाँ पर जो पाशा जी या फिर सूरतवाल जी ने बात कही, उसको लेकर मैं एक सवाल यहाँ पर ये जरूर जानना चाह रही हूँ। प्रॉक्सीज को एक तरफ यहाँ पे फ्रीडम फाइटर के तौर पर सूरतवाल जी बता रहे हैं, अगर फ्रीडम फाइटर या अपनी जंग या अपनी हिस्से की लड़ाई की अगर बात होती तो दूसरे पर डिपेंडेंसी क्यों, और खासतौर से अरब कंट्रीज को क्यों फिर नुकसान पहुंचाया जा रहा है ऐसे तमाम फ्रीडम फाइटर्स, सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स प्रॉक्सीज के थ्रू? नहीं, देखिए, अगर हम प्रॉक्सीज को बात करते हैं तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि जब ईरान के इंटरेस्ट की बात होती है तो वो सामने खड़े हो जाते हैं और ईरान को सपोर्ट करता है। ये बात सही है कि प्रॉक्सी भी बनेंगे तो कोई ना कोई उनका कोज होगा, जब भी उनके साथ जनता जुड़ेगी। नहीं तो वो एक लंबी अपनी फोर्स तो बना नहीं सकते। फाइट करने के लिए उनको भी नेताओं को जमीन पर कुछ ना कुछ मुद्दे चाहिए और मुद्दे उनके पास हैं। आप कह सकते हैं कि ईरान उनको मदद कर रहा है, लेकिन जब ईरान के इंटरेस्ट की बात आती है वो हाईली एक्टिव होकर अटैक करना शुरू कर देते हैं इसराइल के ऊपर। तो ये भी एक बड़ा विषय होता है। और आज की डेट में आप देखें, हूतीज का तो कोई रोल हमको देखने को मिल रहा है। हूतीज अभी भी किसी तरह का कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो अगर हूतीज आपको एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, हिजबुल्ला का ठीक है थोड़ा बहुत एक्टिविटी हमने देखी, लेकिन हूतीज का इन्वॉल्व होना ये भी बहुत सारी चीजों को हमको दिखाता है, करता है। लेकिन एक बड़ी बात क्या है
कि आप इजराइल को वहां से खदेड़ना चाहते हैं, ठीक है, अपने अपने कोर्स है, अपने अपने समर्थन है, अपने अपनी बातें हैं, लेकिन इजराइल को वहां से निकालने के अलावा भी तो विकल्प हो सकते थे कि अब जो टू नेशन की थ्योरी यूएन की हम कहते हैं, आज आप यूएन की बात को कहते हैं, हम पहले भाई सऊदी हैं या और भी कंट्रीज है वो मानने को तैयार नहीं थे, बाद में मान गए, वो ईरान के साथ इजराइल के साथ बैठकर अब्राहम अकॉर्ड जैसे समझौते करने लगे। तो एक बार साथ रहकर भी तो चला जा सकता था। यानी कि कहीं ना कहीं ईरान ने फिलिस्तीन के गोल को, मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि फिलिस्तीन जो है एक ऐसा मैदान बना दिया गया जहां पर जोर आजमाइश हो रही है किसकी, रीजनल पावर्स की और ग्लोबल पावर्स की। फिलिस्तीन के कोज के नाम पर जितना खून बहा गया फिलिस्तीन के लोगों का, लोकडाई लोगों का, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नहीं बहाएगा। तो मैं मानता हूं कि फिलिस्तीन की जगह एक अखाड़ा बनी है जोर आजमाइश का। ठीक है, ठीक है। यहाँ यही सवाल जो है मैं अजिताभ जी से एक बार लेना चाह रही हूँ। अजिताभ जी, क्या फिलिस्तीन का जो मुख्य मसला रहा वो मैदान, ईरान ने उसको कभी सुलझने का ही मौका नहीं दिया, वो कभी नहीं चाहता कि वो सुलझे भी, और यही वजह है कि वो चीज कभी टू नेशन थ्योरी या कभी पीस टॉक पर भी सहमति नहीं बन पाती? नैना जी, यहाँ मैं 2-3 पॉइंट बताना चाहूंगा। पहला तो ये, इस ईरान वार की वजह से फलस्तीन का गजा में जो त्रासदी हुई है वो पीछे चला गया, नेपथ्य में चला गया। बोर्ड ऑफ पीस सो कॉल्ड जो ट्रम्प साहब ने बनाया, कोई उसकी बात नहीं कर रहा है। वहां जो लोगों की हालात है उस पे किसी का कोई, आप सुन लीजिए, कोई नहीं बात करता। नंबर 1। नंबर 2, आप प्रॉक्सीज की बात कर रहे हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जो मैंने कहा कंपीटिंग इंटरेस्ट एंड गोल पोस्ट चेंजिंग की। अल कायदा, ओसामा बिन लादेन, ISI और कई ऐसे संगठन हैं जिसको किसने सपोर्ट किया, किसने खड़ा किया? पीछे कहीं ना कहीं वेस्टर्न पावर्स का हाथ था और उनके अपने इंटरेस्ट थे। वो भी क्या, उनको प्रॉक्सीज आप कहेंगे? क्या अमेरिका के प्रॉक्सीज थे वो, अगर गल्फ अरब के नहीं थे? तीसरा पॉइंट, गल्फ अरब के देशों में, मैं उन देशों में रहा हूं, मैंने क्लोज देखा है और दशक से ज्यादा मैंने वहां रहा है। मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूंगा। जहां मैं काम करता था, 25 देशों से ज्यादा कंट्रीज जो कहते हैं उनके सिटीजन्स उस कंपनी में काम करते थे। तो ये दिखाता है एक लिबरल इस्लाम का चेहरा। गल्फ अरब के देश हमेशा से जो कहते हैं हार्ड लाइन और सॉफ्ट लाइन, उन्होंने एकोमोडेट किया है अपने इंटरेस्ट। उनका ऑफ कोर्स हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है, अपनी सत्ता होती है, लेकिन उन्होंने डेवलपमेंट ओरिएंटेड जो अपना रास्ता चुना, टैलेंटेड लोगों को लाया, उनके अपने पैसे का यूज करके उन्होंने टेक्नोलॉजी लाई, स्किल सेट लाए। आज देखिए इंडियंस वहां पे 1 करोड़ इंडियन लगभग वहां पे हैं। किस बात, क्या वो धर्म के नाम पे हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये दिखाता है कि अगर उनका डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, शायद वहां पे ईरान मार खा रहा है हार्डलाइनर अप्रोच लेके। वो यहाँ पे कहीं ना कहीं उस एरिया में डिस्टरबेंस में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित रूप से उसकी है, जो उसके प्रॉक्सीज हैं उसके चलते ये डिस्टरबेंस हुआ है। आप देख लीजिए, आप यमन, अभी हमारे पैनलिस्ट हमने एग्जांपल भी दिया, यमन की आप बात कीजिए, लीबिया की बात कीजिए, इराक की बात कीजिए, सीरिया की बात कीजिए, हर जगह कहीं पे सऊदी और UAE का MBZ और MBS का टकराहट दिखने को अभी भी मिल रही है। वो गल्फ अरब के देशों में आपस में, मैंने कतर का एग्जांपल दिया, वहां पे भी इन दोनों के बीच टकराहट देखने को मिली। तो हर जगह इनका अपना वर्चस्व की जो लड़ाई है और उसमें जो व्यापार है, उसमें वेस्टर्न पावर्स खास करके अमेरिका और UK वगैरह जो भी हैं, इनके अपने इंटरेस्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से ये पूरा जो एरिया है, और उसमें ऑफ कोर्स धर्म का मेजर रोल नहीं, लेकिन हाँ एक रोल है, वो कभी आगे आ जाता है, कभी पीछे आ जाता है, अगेन कंपीटिंग इंटरेस्ट की वजह से। हाँ, और सर उसमें बहुत बड़ा रोल अमेरिका का है, इसमें कोई शक नहीं, जिस रूप में हमेशा हम देखते रहे हैं। और इस बार भी अमेरिका एक बहुत बड़े रोल में नजर आता है। अब बार बार ये दावा किया जा रहा है कि भाई ईरान के साथ में सहमति बनेगी, 15 पॉइंट्स की बात है, लेकिन वो सहमति बनाना चाहते भी हैं या नहीं, या वही वो फिलिस्तीन वाला जो पीस बोर्ड की बात कर रहे हैं वो इसी तरह से ठंडे बस्ते में चला जाएगा और 1400 साल के बाद में या 21वीं सदी में 2026 के बाद में जाने कब तक ये ऐसे हालात बने रहेंगे और ये लड़ाई यूं ही चलती रहेगी। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है और मुझे लगता है समाधान भी इन देशों के हाथ में ही है अगर ये चाहे तो। वक्त इतना ही था। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं सभी प्लेटफॉर्म।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।